हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे कि आईवीएफ के इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं और क्या ये इंजेक्शंस का कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है। पहले जानते हैं कि नॉर्मली ही हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और फिर हम आईवीएफ के इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। नॉर्मली जब भी आपके पीरियड्स आते हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन होता है सेकेंड या थर्ड डे, तब से आपके इस्ट्रोजन लेवल तब बहुत ही कम होता है। तो हम लोग इस्ट्रोजन लेवल एक्चुअली ब्लड में भी टेस्ट करते हैं, तो ये अराउंड लेस देन 50 पिकोग्राम्स होता है। तो इस वक्त आपके बॉडी में जो ब्रेन होता है, ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, इसमें से हार्मोन जो रिलीज़ होता है, उसमें एक एफएसएच नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये एफएसएच हार्मोन मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और ये एक डोमिनेंट फॉलिकल को, एक सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल को सिलेक्ट करता है और ये फॉलिकल को बड़ा करता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? एक हार्मोन को सिलेक्ट करना और वो हार्मोन, ये एक फॉलिकल को सिलेक्ट करना और वो फॉलिकल को बड़ा करना। और इसके बाद ये जो फॉलिकल बड़ा होता है, उसके बाद ईस्ट्रोजन का एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ये फॉलिकल में से ही, ओवरी में ये जो फॉलिकल होता है, इसमें से ही ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जब 200 पिकोग्राम्स तक पहुंच जाता है तो एलएच हार्मोन जो है उसका सर्ज होता है। एलएच हार्मोन जो है वो लेट आ रहा है और ये जो एलएच सर्ज हो रहा है, इसके वजह से फिर जो एग है वो रप्चर हो जाता है और ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होने के बाद जो बचा हुआ जो सेल्स होता है फॉलिकल में से, वो जो है वो ल्यूटिनाइज होता है। और ये जो ल्यूटिनाइज्ड फॉलिकल है, इसको हम कार्पस ल्यूटियम ऐसा कहते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये जो यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम ऐसा कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेसिडुअलाइजेशन करता है और इसको प्रेगनेंसी रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टिव एनवायरनमेंट रेडी करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये एक हार्मोनल इंटरप्ले जो है हर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में हर लेडी में होता है। अगर उनमें नॉर्मली ओवुलेशन हो रहा है, एवरी मंथ उनको 28 डेज साइकिल आ रही है, ओवुलेशन हो रहा है, तो ये हार्मोनल इंटरप्ले होता है। अब जानेंगे कि इंजेक्शंस जो है वो हम कौन से देते हैं। जो आईवीएफ में हम इंजेक्शंस देते हैं वो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस होते हैं। ये गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस हम लोग जनरली सेकेंड डे से देते हैं। ये जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस एक तो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस रह सकते हैं, मतलब कि ये इंजेक्शंस जो है वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट जिसे हम RFSH ऐसा कहते हैं, या फिर ये हाईली प्यूरिफाइड रह सकते हैं, तो इन्हें हम यूरोपॉलीट्रोपिन ऐसा कहते हैं। हाईली प्यूरिफाइड मतलब उसमें FSH की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है और LH की मात्रा कम रहती है। हाईली प्यूरिफाइड जो रिकॉम्बिनेंट है उसमें सिर्फ FSH है, हाईली प्यूरिफाइड में FSH और थोड़ी मात्रा में LH रहता है। और दूसरा होता है HMG, ह्यूमन मोनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये ह्यूमन मोनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन्स जो है वो एक्चुअली यूरिनरी जो मेनोपॉजल वुमेन्स है, उनके यूरिन में से ये FSH LH जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें इक्वल लेवल में FSH और LH रहता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स है। लेकिन जो स्टडीज़ है, जो रिसर्चेस है, उसमें ऐसा बोला गया है कि रिकॉम्बिनेंट या फिर ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन या यूरोपॉलीट्रोपिन, इन सारों के ही सक्सेस रेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं है। सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी AMH के ऊपर, आपके एज के ऊपर। ये जो सक्सेस रेट है वो जनरली डिपेंड करता है जो इंजेक्शंस का क्वालिटी है उसके ऊपर अराउंड 5% का ही डिफरेंस है, ऐसा मैं बोलूँगी। ये जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन ये आपको सेकेंड डे से चालू किए जाते हैं। अगर आपका मोस्ट कॉमनली जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं वो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल होता है। इसमें जनरली हम लोग आपको जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस है उसके बाद हम लोग डे 6 को आपको स्कैन करते हैं और आपकी जो फॉलिकल्स है वो बड़े हैं कि नहीं देखते हैं। तो
जनरली अगर 14 mm तक आपका लीडिंग फॉलिकल पहुंच जाता है, उसके बाद हम लोग एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस देते हैं। तो ये एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन हम लोग क्यों दे रहे हैं? ये एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस जो है, इससे जो एलएच सर्ज जो होने वाला था, मतलब कि जो हार्मोन्स की वजह से जो एग्स प्रिपेयर हो रहे हैं, इसकी वजह से एलएच जो है वो सिक्रीट होना चालू हो जाएगा। तो ये जो एलएच सर्ज है वो नहीं आना चाहिए, और ये जो फॉलिकल्स है वो प्रॉपर एक कोहॉर्ट जो है वो ग्रो होना चाहिए। इसके लिए ये एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस जो है वो आपको लेने होते हैं। लेकिन ये एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन जो है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 24 आवर्स का ही है। तो इसके लिए इसे प्रॉपर टाइमिंग पे ये जो एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस है वो लेना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग जनरली जो 24 आवर्स का जो एक विंडो है ये आपको फॉलो करने को बोलते हैं, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं किया गया और एलएच सर्ज हो गया तो फिर एग्स जो है वो रप्चर हो सकते हैं, या फिर उनका क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो ये आपको 6th डे ऑनवर्ड्स, या फिर जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार आपको गोनाडोट्रोपिन्स के और एंटागोनिस्ट के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर आपका एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल है तो इसके लिए आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि आपका कौन सा प्रोटोकॉल है और इसमें कौन से प्रकार के इंजेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं। सो इसके बाद जनरली ये इंजेक्शंस जो है वो एक 10 to 12 डेज तक दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन दिया जाता है जो कि है ट्रिगर इंजेक्शन। ये ट्रिगर इंजेक्शन जो है वो फाइनल मैच्योरिटी ऑफ दिस ऑल एग्स के लिए दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन जो होता है वो फाइनल मैच्योरिटी ऑफ दिस एग्स करता है, और उसके बाद एक 35 to 36 आवर्स में हम लोग ओवम पिकअप करते हैं, जो हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। अब बहुत बार हमारे कॉमन क्वेश्चंस हमारे जो पेशेंट्स पूछते हैं उसमें है कि क्या मैम ये इंजेक्शन बहुत ही पेनफुल होते हैं? तो जी नहीं, ये इंजेक्शन आप सबक्यूट भी ले सकते हो, मतलब कि सबक्यूटेनियस मतलब पेट में या फिर थाई में ये इंजेक्शंस ले सकते हो। कभी कभी ये इंजेक्शंस हमें बटक्स में भी देने पड़ते हैं। जब ये इंजेक्शन इंट्रामस्क्यूलरली हम लोग देते हैं तो हमें ये मसल्स में इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बटक्स में। अब सेकेंड क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इससे मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, कुछ अगर ये हार्मोन मेरा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है तो क्या लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ कैंसर का चांसेस है कैसे? तो बहुत सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं। तो गोनाडोट्रोपिन्स जो लॉन्ग टर्म में जिनके अभी 40 ईयर्स से ज़्यादा हुए हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी, तो उनके भी रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि आईवीएफ के इंजेक्शन से, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन से आगे जाके लेडीज़ को ओवेरियन कैंसर की रिस्क या फिर ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क जो है वो नहीं होती है। आपके मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स भी हो रहे हो फिर भी ये रिस्क नहीं होती है। जो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है वो उसी टाइम के लिए बढ़ रहा है और उसके बाद ये ड्रॉप हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी रिस्क नहीं होती है। उसके अलावा जो ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है कि मैम ये जो एग्स है पिकअप हो रहे हैं तो क्या उससे एग्स की मात्रा हमारी कम हो रही है? तो जनरली जो एक कोहोर्ट आपका सिमुलेट हो रहा है उस महीने में जो आपके जो एग्स है वो उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल होने वाला था और बाकी जो फॉलिकल है वो एट्रेटिक होने वाले थे, मतलब वो जो फॉलिकल से बाकी के ये एट्रेजिया होने वाला था उनका। लेकिन ये सारे ही फॉलिकल हमने गोनाडोट्रोपिन से स्टिमुलेट किए, पर वो एक कोहर्ट स्टिमुलेट किया, पर बाकी के जो एग्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो हमने पिकअप किया, मतलब कि आपके एग्स जो है, एग नंबर जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। एक कॉम्प्लिकेशन होता है OHSS, मतलब कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये एक ही कॉम्प्लिकेशन रहता है, लेकिन अभी जो रिसेंट एडवांसेस आए हैं, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा अगोनिस्ट ट्रिगर हम लोग देते हैं। अगोनिस्ट मतलब कि डेकापेप्टिन या फिर लुपराइड इंजेक्शन जो है, इन्हें हम अगोनिस्ट इंजेक्शन बोलते हैं। इसका प्रॉपर डोज हम लोग देते हैं। सो ये इंजेक्शंस की वजह से, और फ्रीज ऑल करते हैं, मतलब कि जो आपके एम्ब्रियोज हैं हम फ्रीज करते हैं, उसके अगले महीने में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी वजह से जो OHSS मतलब कि ज़्यादा ही ओवरी स्टिमुलेट होने का जो रिस्क है वो अभी ऑलमोस्ट निल हो गया है। सो ये सारे जो रिसेंट एडवांसेस हमारे जो IVF टेक्नोलॉजी में आए हैं, इसकी वजह से सेफली आपका ये जो स्टिमुलेशन है वो हो पाता है, और आपका जो सक्सेस रेट है, इक्सी टेक्नोलॉजी आ गया है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आ गया है, और लेज़र असिस्टेड हैचिंग। तो ये सारे जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आए हैं, इसकी वजह से आपका जो सक्सेस रेट है IVF का वो 70 to 80% भी होता है। और ये जो इंजेक्शंस है वो काफ़ी सेफ़ इंजेक्शंस होते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल्स में
अलग इंजेक्शंस भी रह सकते हैं, लेकिन ये सारे इंजेक्शंस जो है वो आपके प्रॉपर सेफ्टी और आपके हार्मोन टेस्ट से हम लोग सेफ्टी देख के ही ये इंजेक्शंस जो है देते हैं। सो इसके बारे में जो भी डर है वो आपने निकालना चाहिए, और आपने IVF अगर आपको सजेस्ट किया है तो ज़रूर आपने उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपने जानी हो, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस किसी को भी इससे वीडियोज़ की नीड है उनको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।